देखिए हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्ट्रिंग वेव या वेव इन स्ट्रिंग। हम लोग कर रहे हैं वेव इन स्ट्रिंग। अब होता क्या है, जितना भी स्ट्रिंग है अपने पास, जितना भी स्ट्रिंग का मतलब है, स्ट्रिंग तो ऐसा हवा में रहेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो आप फिक्स करोगे। जैसे मान लो आपको इस स्ट्रिंग में वेव बनाना है, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को दो जगह तो क्लैंप करेंगे ना, ऐसा हवा में छोड़ तो नहीं देंगे स्ट्रिंग को। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे दो जगह क्लैंप किए, यानी आपने क्या कर दिया, उसमें एक बाउंड्री सेट कर दिया। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बाउंड्री सेट कर दिए। अब जो भी वेव बनेगा इस दोनों हाथ के बीच में ही ना बनेगा। जैसे देखो अभी एक वेव बना, दिख रहा है आपको वेव, इसमें एक फोर्स दिए स्प्रिंग, लेकिन इधर का तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये वेव कौन सा वेव हो गया? स्टेशनरी वेव। समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम लोग जो स्ट्रिंग वेव है इसको हम लोग स्टेशनरी वेव में काउंट करते हैं। ये हो गया स्टेशनरी वेव, ठीक है। अब ये दो ही वेव अपनी चैप्टर में है। ये चैप्टर इस तरीके से, शुरू में वेव का बेसिक समझे कि वेव का इक्वेशन क्या होता है, वेव का जो बेसिक क्वांटिटी है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी दो टाइप का होता है, वेव का अलग होता है, पार्टिकल का अलग होता है। उसके बाद जब वेव चालू हुआ तो वेव दो ही पढ़ना है, एक वेव इन स्ट्रिंग या स्टेशनरी वेव, इसी को बोलो। समझ पा रहे हैं? और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग साउंड वेव, दूसरा पढ़ेंगे साउंड वेव। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब एक वेव का फेनोमेनन पढ़ना है। कौन सा? कि जब दो वेव मिलता है, जब दो वेव मिलता है। समझ पा रहे हैं? जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसमें तीन इफेक्ट होता है, तो दो इफेक्ट यहां पे पढ़ना है आपको। एक तो ऑलरेडी हम लोग कल पढ़े थे, इंटरफेरेंस, कल मतलब एक दो क्लास पहले। और दूसरा यहां पढ़ लिए स्टेशनरी वेव। और तीसरा यहां पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा? बीट्स। जिसका नाम क्या होगा? बीट्स। लास्ट क्लास स्टेशनरी वेव का, स्टेशनरी वेव में तीन चीजें पढ़ना है हमें। क्या क्या? एक लैम्डा यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला कल पढ़े थे, याद आ रहा है? याद आया? 2L/n, है ना। इसके बाद हम लोग समझे एक वेलोसिटी, ये भी कल देखे, अंडर रूट T/μ, है ना। अब तीसरा जो हमें पढ़ना है, तीसरा हमें पढ़ना है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तीनों पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक बचेगा साउंड। फिर साउंड पढ़ेंगे, साउंड का पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक बिट्स पढ़ लेंगे, साउंड भी खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? साउंड में एक और चीज पढ़ना होता था पहले, जब आप लोग 11th में रहे होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे डॉपलर इफेक्ट साउंड में, वो हमारा अब हट गया है, ठीक है ना। चलिए, तो कल हम लोग क्वेश्चन शुरुआत किए थे, ये दो टॉपिक कर लिए थे और इस पे एक दो क्वेश्चन किए थे, और कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी पे मूव करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, a wave of frequency 100 hertz, wave of frequency 100 hertz, moving in a string, moving in a string, moving in a string, travel toward fixed end, travel toward fixed end, such that travel toward fixed end, such that after reflection node is formed, after reflection node is formed at 10 centimeter, node is formed at 10 centimeter from 10 centimeter from end, from end. Full stop. Find the velocity of incident wave and reflected wave. Find the velocity of incident wave and reflected wave. इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक। आइए क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिए। बोल रहा है कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक वेव मूव कर रहा है,
ठीक है, एक वेव मूव कर रहा है जिस वेव का फ्रीक्वेंसी इतना है। अच्छा, किधर मूव कर रहा है? ट्रेवलिंग टुवर्ड फिक्स एंड, मतलब कहीं पे फिक्स एंड या डेंसर मीडियम है उसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जब मूव करेगा फिर मूव टकराने के बाद वापस आएगा ऐसा। तो बोल रहा है कि टकराने के बाद जो नोड इज फॉर्म, टकराने के बाद जो नोड बना, एक नोड तो जहां पे टकराया होगा वहीं पे बन गया होगा, और एक नोड इसके बाद जो बना है वो कितनी दूरी पे बना है? 10 सेंटीमीटर पे। ये है नोड और ये भी है नोड। तो बोल रहा है टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन में नोड बना वो 10 सेंटीमीटर के बाद बना है। तो वेलोसिटी बताइए, दो चीजों का वेलोसिटी पूछा है। पूछा है वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव और दूसरा वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब जरा आप लोग मुझे एक पॉइंट जरा बताओ, ये जरा आप लोग मुझे एक पॉइंट बताइए अच्छे से, इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्टेड हो, वेलोसिटी अलग होगा या सेम होगा? ये पॉइंट बताइए। सेम होगा, समझ पर? अलग सिर्फ क्या हो जाता है? फेज कितने का? कल एक मिस्टेक हुआ था, याद आ रहा है? फेज कितने का अंतर आएगा? पाई का, 180 डिग्री का, समझ पा रहे? तो हमें ना एक ही वेलोसिटी निकालना है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम होगा, ठीक है, वेवलेंथ सब कुछ सेम होगा। तो हमें कुल मिलाकर, दोनों मिलाकर एक ही चीज निकालना है, वेलोसिटी। ठीक है, ओके। आइए अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो क्या फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में कोई रिलेशन है क्या? कोई फॉर्मूला है क्या? है। v इक्वल टू होता है लैम्डा बाई टी, और 1/t क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी, यानी वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। अब एफ तो मालूम है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? लैम्डा। उसके लिए इसने पूरा यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस कल सीखे हैं, कितना? लैम्डा बाय 2, याद आ रहा है? नोड के बीच लैम्डा बाय 2, नोड एंटी नोड के बीच लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 2 का वैल्यू इन्होंने 10 दिया है, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना है क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर। तो अब कुछ भी नहीं करना है, लैम्डा का वैल्यू रख देते हैं 20 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड किए, और फ्रीक्वेंसी आपका 100 दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए, अ प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस kx। अ प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a cos omega t minus kx is superimposed with another wave, superimposed with another wave to form a stationary wave, superimposed with another wave to form a stationary wave। ठीक, in which node is formed at x equal to 0, node is formed at x equal to 0, then the equation of another wave is देखिए 4 ऑप्शन है अपने पास। आप भी लिख ही लो चारों ऑप्शन।
देखिए ये 4 ऑप्शन। अब मैं आपको कल जब स्टेशनरी वेव सिखा रहा था तो हम लोग सीखे थे स्टेशनरी वेव में कि जो दो वेव मिलता है दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, समझ पा रहे हैं? तो एक बार सोचो, ये जो पहला वेव है, पहला वेव दिया है आपको और दूसरा वेव बोला, बताओ इसमें से कौन है? तो बताओ इसकी डायरेक्शन किधर है, -kx। क्या आप डायरेक्शन बता सकते हैं? ये वेव किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो दूसरा वेव किधर जा रहा होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में। यानी उसके इक्वेशन में क्या, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, +kx। क्या ये पॉसिबल है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। तो अब आपको, क्योंकि देखिए ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व करेंगे बैठकर, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, लॉजिक से। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि हमें या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, यही दो पॉसिबल है। अब इस दोनों में कौन होगा बताओ? कुछ कल इस पे भी एक बात हम बताए थे आपको, मैंने बोला था साइन वाला है तो साइन वाला ही रहेगा, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी लगेगा। कॉस वाला रहेगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर एक फंक्शन कॉस का है तो दूसरा फंक्शन भी किसका रहेगा, कॉस का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ना? ऑप्शन डी सही है। लॉजिक समझ में आया? पहली बात +kx, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में, दूसरा पॉजिटिव होगा। और पहला फंक्शन कॉस का है तो दूसरा फंक्शन कॉस का ही होगा। बनाइए, डायग्राम बनाइए। फाइंड रेशियो वेलोसिटी इन AB बाय वेलोसिटी ऑफ CD। देखिए हमें ये डायग्राम दिया है, इस टाइप का मैकेनिक्स में कई क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें कोई वेव मूव कर रहा है, कोई वेव चल रहा है, तो उस वेव का वेलोसिटी का रेशियो चाहिए दो जगह पे। कहां पे? AB पे और CD पे। समझ पा रहे हैं? ये वेव का वेलोसिटी है ना? अब चाहो तो ऐसा लिख दो, फाइंड रेशियो ऑफ वेव वेलोसिटी एट AB एंड CD। AB और CD का वेव वेलोसिटी का रेशियो। क्या पूरे स्ट्रिंग में एक स्पीड से वेव नहीं चलेगा? सोचो, अगर एक स्पीड से चलेगा तो आंसर हो जाएगा 1 रेशियो, और अगर अलग चलेगा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो सोचना पहली बात यह है कि क्या पूरे स्ट्रिंग में वेव एक वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से चलेगा या नहीं चलेगा। तो आइए इसका जवाब देगा इसका फॉर्मूला। V का फॉर्मूला होता है √T/μ, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर पूरा स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है तो उसका मास और लेंथ सब क्या रहने वाला है, सेम। यानी ये तो सेम है, किसी भी पोर्शन में जाइए स्ट्रिंग सेम है। अगर मान लो ये पूरा स्ट्रिंग है तो एक छोटा सा टुकड़ा लो, इसका मास बाय इसका लेंथ, या इतना बड़ा टुकड़ा लो, उसका मास बाय उसका लेंथ, क्या रहने वाला है, सेम। समझ पा रहे हैं? इसका इसीलिए तो नाम है डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। तो म्यू तो सेम है,
क्या टी हर जगह सेम है? एक चीज पढ़े हम लोग मैकेनिक्स में, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, पर क्या यहां पर सेम होगा? सोचो, अगर पूरे स्ट्रिंग में यहां से यहां तक में, अच्छा ये तो स्ट्रिंग ही अलग है, साफ साफ दिख रहा है ना, और सेम भी रहता तब भी आपको चेक करना होगा कुल मिलाकर टेंशन, क्या ए बी में जो टेंशन है वही सी डी में रहेगा या अलग रहेगा? समझ पा रहे हैं? क्या लग रहा है, टेंशन सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। समझ पा रहे हैं ना? मान लो ए बी में कुछ भी टेंशन टी है, ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे, ये मुझे समझ में आया, यही स्ट्रिंग इधर गया था, इसमें भी क्या रहने वाला है? सेम। और ये दोनों टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा होगा? ये। समझ पा रहे हैं? तो अब मुझे बताइए सी डी का टेंशन कितना रहेगा? 2t। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऊपर जाओगे नीचे की तरफ, नीचे जाओगे तो ऊपर की तरफ, मैं ऊपर ही बना रहा हूं 2t। क्लियर है ना? अब जब म्यू सेम है तो हम लोग मान सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। क्लियर है ना? तो v ऑफ ए बी बाय v ऑफ सी डी इक्वल टू अंडर रूट t इन ए बी बाय t इन सी डी, यानी अंडर रूट ए बी का अगर टेंशन t लेते हो तो सी डी का टेंशन 2t लेना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी है पर शुरू में कितना मुश्किल लग रहा है। आइए अब जो एक बचा आपका फ्रीक्वेंसी, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेडिंग बना दीजिए, हेडिंग बना दीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वेव, जैसा भी लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। ठीक, तो हमें पता है किसी भी स्ट्रिंग का वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट टी बाय म्यू। और कल वेवलेंथ का भी फॉर्मूला निकाले हैं। क्या था वेवलेंथ का फॉर्मूला? 2L बाय एन, 2L बाय एन। जहां पर ये याद रखना है कि n का वैल्यू क्या है? क्या n 0 हो सकता है? नहीं, 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी n का वैल्यू फिक्स है कि 1 से ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे कुछ किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, अब इस दोनों को मिलाकर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाता है, v इक्वल टू होता है लैम्डा f, है ना? तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाय लैम्डा। यहीं से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। मैं एकदम ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला कई बार काम नहीं करता है, आपको एक एक चीजें समझना पड़ेगा। तो v का वैल्यू रखिए अंडर रूट टी बाय म्यू और डिवाइडेड लैम्डा रखो 2L बाय एन। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का इन जनरल फॉर्मूला हो गया, n ऊपर चल जाएगा, 2L यहां रहेगा, हो जाएगा n बाय 2L अंडर रूट टी बाय म्यू। समझ पा रहे हैं? ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपको आना चाहिए स्ट्रिंग में। यही 3 चीज पढ़ना है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? अब 3 वर्ड का मतलब आपको समझना है, फिर आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड है हमारा फंडामेंटल, एक वर्ड है हमारा हार्मोनिक, और एक वर्ड है हमारा ओवरटोन। ठीक है, अच्छा 2-4 वर्ड और भी यहीं पे कर लेते हैं। इससे ऑक्टेव, ऑक्टेव लोअर, ऑक्टेव हाइयर। ठीक, ओके। तो देखिए पहले यहां पे आ जाइए, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई चीज बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? एकदम बेसिक। समझ पा रहे हैं?
इसको एक मैथमेटिकल टर्म में बेसिक क्या बोलेंगे, सबसे लोएस्ट, समझ पा रहे हैं, सबसे मिनिमम। तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसे मिनिमम का मतलब जीरो नहीं, मैथ में तो सबसे मिनिमम क्या है, जीरो, पर जीरो नहीं होगा। जैसे यहां पर ध्यान समझो, आपसे बोले फंडामेंटल वेवलेंथ, तो आप एन का वैल्यू क्या रखोगे, ऑटोमेटिक 1। मिनिमम, सबसे मिनिमम कितना रखेंगे, सॉरी ये मतलब ये तो मैक्सिमम रखना पड़ेगा इन्फिनिटी, पर सिर्फ एन का वैल्यू लेना हो मिनिमम, फंडामेंटल एन, तो क्या लेंगे 1, जीरो नहीं लेंगे। जीरो मतलब तो वो चीज ही नहीं है ना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी फंडामेंटल मिले, इसका मतलब फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है लोएस्ट या मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल। तो मिनिमम पॉसिबल या लोएस्ट याद रखेंगे, अभी से जरूरत पड़ेगा फंडामेंटल वर्ड बाय वर्ड। हार्मोनिक, हार्मोनिक बोलते हैं फंडामेंटल के मल्टीपल। जैसे मान लीजिए आपका फंडामेंटल आया 5, ठीक है, किसी चीज की मिनिमम वैल्यू 5 है। अब बोलेगा कि नहीं मुझे बताओ हार्मोनिक 5 कैसा है, तो आप बोलोगे फर्स्ट हार्मोनिक है, यानी कि इसका फर्स्ट मल्टीपल है। क्या बात समझ पा रहे हैं। फिर 5 इंटू 2, 5 इंटू 1 5, फर्स्ट हार्मोनिक बोल देंगे। फिर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, बोलेगा 10 क्या है, तो आप बोलोगे ये सेकेंड हार्मोनिक है। सेकेंड हार्मोनिक क्यों, क्योंकि फंडामेंटल का सेकेंड मल्टीपल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 15, बोले 15 क्या है, तो आप बोलोगे थर्ड हार्मोनिक। क्यों, क्योंकि जो आपका फंडामेंटल उसका थर्ड मल्टीपल है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो हार्मोनिक का मतलब, हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। हार्मोनिक का मतलब होगा मल्टीपल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। अब देखिए लास्ट चीज है ओवरटोन। ओवरटोन क्या होता है, तो ओवरटोन बोलते हैं फंडामेंटल के ऊपर, ग्रेटर देन फंडामेंटल को हम लोग ओवरटोन बोल देते हैं, सिंपल सा बात है। जैसे मान लीजिए फिर से ओवरटोन को ध्यान से समझो, आपका मान लो फंडामेंटल का वैल्यू आया 5, ठीक है, अब आपके पास 4 वैल्यू दे दिया, क्या क्या दे दिया 5 6 7 8, ये 4 वैल्यू बोलेगा बताओ, तो आप बोलोगे 5 तो हमारा फंडामेंटल है, 6 जो है फर्स्ट ओवरटोन है, यानी 5 के जस्ट बड़ा कौन है 6, 7 हमारा सेकेंड ओवरटोन है, यानी कि इसके बाद एक और ओवरटोन था उसके बाद ये आया, समझ पा रहे हैं। 8 कैसा है थर्ड ओवरटोन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, फिर समझिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपकी फंडामेंटल वैल्यू है 2, आपके पास वैल्यू है, एक 2 है, एक 10 है, एक 19 है, एक 25 है, 4 वैल्यू दे दी आपको, बोलेगा बताओ इसका नाम लो, तो आप बोलोगे 2 क्या है फंडामेंटल। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, 1 मल्टीपल है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ओवरटोन इसको कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो ज्यादा है ही। ये 10 को क्या बोल सकते हैं, अगर हार्मोनिक बोलना है तो क्या बोलोगे फिफ्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक बोलना है 10 को क्या बोलना पड़ेगा फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि इसका कितना मल्टीपल है 5 टाइम्स, समझ पा रहे हैं। और ओवरटोन बोलना है तो क्या कौन सा बोलोगे फर्स्ट ओवरटोन, 2 के बाद यही 10 ही आए और तो उससे भी ज्यादा है। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो ओवरटोन में क्या बोलना पड़ेगा फर्स्ट ओवरटोन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये 19 को अब हार्मोनिक नहीं बोल सकते, कोई मल्टीपल नहीं है, लेकिन ओवरटोन बोल सकते हैं। कौन सा ओवरटोन है सेकेंड ओवरटोन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। 25 कोई मल्टीपल नहीं है, इसको हार्मोनिक नहीं बोल सकते, पर ओवरटोन बोल सकते हैं। कौन सा ओवरटोन थर्ड ओवरटोन, क्योंकि इसका तीसरा बड़ा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये तीनों का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अभी आपको जरूरत पड़ेगा, बार बार लिखा रहेगा फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट ये सारी, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हार्मोनिक का सिंपल मतलब हुआ मिनिमम पॉसिबल,
सॉरी फंडामेंटल का, हार्मोनी का मतलब हो गया उसका कौन सा मल्टीपल है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे होगा, और ओवरटोन का मतलब ग्रेटर देन फंडामेंटल। ठीक है, अब ऑक्टेव, समझते हैं ना, 8, तो 8 नोट को ऑक्टेव बोल देते हैं, 8 नोट्स ऑफ 8 नोट्स ऑफ साउंड। अच्छा, नोट्स क्या है? नोट्स वही है जो हिंदी में सुर बोलते हैं, सा रे गा मा, ऐसा सुर जो है ना, नोट्स एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसको नोट्स बोलते हैं। तो हमारा 8 ऑक्टेव यानी 8 नोट्स ऑफ साउंड होता है, ऐसा हम लोग यहाँ मानेंगे। और जब किसी भी नोट्स की फ्रीक्वेंसी को कम करना होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्टेव लोअर करना या ऑक्टेव हाइयर करना, है ना। तो स्पेशली म्यूजिक में ये सब बातें होती है। तो ऑक्टेव लोअर का मतलब इतना समझो कि गिवन नोट्स का फ्रीक्वेंसी को लो करना, इसका मतलब हुआ लोअर, डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। ऑक्टेव हाइयर का मतलब है इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन पढ़ते समय ये वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन में ये वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये 3 क्वांटिटी है स्टेशनरी वेव या स्ट्रिंग वेव का, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इसमें देखो एन सिर्फ ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आया है, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, एन की जैसे जैसे वैल्यू दोगे अलग अलग होगा, समझ पा रहे हैं। पर स्पीड क्या रहेगा? सेम। एन के बदलने से स्पीड नहीं बदलेगा, बात समझ पा रहे हैं। स्पीड बदलना है तो मास को बदलना पड़ेगा, टेंशन को बदलना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से समझे। अब आ जाइए, जैसे कभी भी आप एन का वैल्यू 1 डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एन का सबसे मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू लेने का मतलब आप क्या निकालने वाले हैं? फंडामेंटल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एन के वैल्यू 1 पे जो निकलेगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल। अब फंडामेंटल कुछ भी हो सकता है, जैसे मानो फंडामेंटल वेवलेंथ, तो फंडामेंटल वेवलेंथ में वेवलेंथ का वैल्यू एन का वैल्यू 1 डाल दो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2l। या आप लेंथ भी निकाल सकते हैं, लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, कोई बोले नहीं फंडामेंटल मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अगर कोई बोले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसको भी एन का वैल्यू 1 डाल दो, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2l अंडर रूट टी बाय म्यू। अच्छा, फंडामेंटल है तो एफ नोट बोल दो इसको, सबसे मिनिमम है। समझ पा रहे हैं? ये सारा वर्ड आपको आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, फंडामेंटल को एक और नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं बोलो? फर्स्ट हार्मोनिक। एक और नाम क्या दे सकते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर है ना? अच्छा, कोई बोले ना इसका मुझे डायग्राम बना के बताओ, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल जब फ्रीक्वेंसी है तो कैसा वेव जाएगा। आप बोलोगे देखो भाई साहब, हमारा स्ट्रिंग जो है, पूरा स्ट्रिंग का लेंथ कितना रहना चाहिए? लैम्डा बाय 2। ठीक है, बहुत ध्यान समझो डायग्राम, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। किसी भी वेव, कोई भी दुनिया में वेव ऐसा चलता है और यहां से यहां तक हम बोलते हैं ना इसकी एक वेवलेंथ है, जिसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो आपको एक ऐसा स्ट्रिंग लेना है जिसका लेंथ कितना हो? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या हुआ जी? इतना ही हुआ ना, लैम्डा बाय 2। क्लियर है? तो ये तो मैं आपको समझा रहा था, इसका डायग्राम देखो। स्टेशनरी वेव होता है तो आपको मालूम है स्टेशनरी वेव ये जैसे यहां से गया तो यहां से वापस भी आएगा। क्लियर? पर इतना बड़ा यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया? लैम्डा हो गया। इतना बड़ा स्ट्रिंग नहीं हो सकता। जब भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनाना है तो आपको स्ट्रिंग कितना बड़ा लेना पड़ेगा? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 कहां तक है जी? यहीं तक है ना, यानी कि आपको इतनी दूर मिटा देना है।
तो ये जो है ये इतना बड़ा ही बनेगा आपका λ/2। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मोड। मोड मतलब स्ट्रिंग ऐसा आपका वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये दोनों एंड हम जानते हैं नोड रहने वाला है और बीच वाला हमारा एंटी नोड है। तो कई बार डायग्राम देखना है तो इसमें वन लूप बनता है, वन लूप। भाई क्यों ये लिख रहा हूं वन लूप, बहुत ध्यान समझना। आगे देखेंगे यहां पर जैसे वन लिखा ना तो वन लूप बनेगा, यहां पर जब टू लिखाएगा तो टू लूप बनेगा। अभी देखो आगे समझ में आएगा। तो अभी आपका बना वन लूप। अब सोचो कोई आपसे बोले कि नहीं मुझे ना फंडामेंटल नहीं चाहिए, फंडामेंटल मतलब ये तो सबसे मिनिमम हो, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। इससे ज्यादा का मतलब क्या करोगे, एन की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो इससे ज्यादा आपको अगर वेवलेंथ चाहिए तो एन की वैल्यू 1 के बाद 1.1 नहीं होगा, सीधा 1 के बाद क्या रखना पड़ेगा 2। समझ पा रहे हैं? तो लैम्डा का वैल्यू एन की वैल्यू 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एल आ जाएगा। उस वेवलेंथ को क्या बोलेंगे बताओ, उसका नाम क्या रखेंगे? फंडामेंटल तो है नहीं, उसका नाम क्या रखेंगे? 2 टाइम्स हार्मोनिक हो गया तो सेकेंड हार्मोनिक। समझ पा रहे हैं? या फर्स्ट ओवरटोन। समझ पा रहे हैं ना? आइए तो ये सब समझ गए। नेक्स्ट आकर अगर मान लो हमसे बोले फर्स्ट हार्मोनिक, सॉरी फर्स्ट हार्मोनिक तो हो ही गया, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक या वर्ड यूज करें फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन यूज करें। इसका मतलब क्या है, एन का वैल्यू आप क्या डालने वाले हैं? 2 डालने वाले हैं। एन का वैल्यू आप 2 डालने वाले हैं। तो देखो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2L/n। एन का वैल्यू 2 डाले, 2 से 2 कैंसिल होकर L आ गया। यानी कि फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन वेवलेंथ का मतलब हो गया लैम्डा इक्वल टू एल। और कोई बोले फ्रीक्वेंसी बताओ तो फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या था जी, n बाय, तो n की जगह क्या रखने वाले हैं, पहले लिख देते n/2l था, अंदर रूट t/μ था। तो f इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स 2l अंदर रूट t/μ, यही आ गया। अच्छा इस 2 से 2 कैंसिल करके ये भी बना सकते हैं, 1/l भी बना सकते हैं। ठीक, आ जाइए अब देखिए बहुत ध्यान से। इसका अगर आपको डायग्राम बनाना हो, इसका अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो अब हमारा लेंथ कितना बड़ा लेंगे, वेवलेंथ के बराबर। समझ पा रहे हैं? तो देखो ये जो आपका होता है यही बनेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां से यहां तक होता है लैम्डा, ये वेव ऐसा गया टकरा कर ऐसा आ गया, ये आपका नोड, ये आपका एंटी नोड। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, इस समय कितना लूप है, 2 लूप, इसमें बनता है 2 लूप। तो 2 लूप बना तो यहां देखो n का जो वैल्यू था ना यहाँ पे भी कितना आ गया 2 आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो इस तरीके से किसी भी हार्मोनिक ये सब लिखने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक हो गया ना? अच्छा देखो इसको हम लोग, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 1/2l अंदर रूट t/μ, और ये पूरा था आपका फंडामेंटल, ये पूरा था फंडामेंटल। तो फर्स्ट हार्मोनिक जो होगा F1 बोल दो, ये होगा 2 टाइम्स F0, है ना? सॉरी सेकेंड हार्मोनिक ना, फर्स्ट तो उसी को बोल रहे।
चलिए एक लास्ट आप खुद से जरा निकालिए, फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाए। निकालिए खुद से। इसके नेक्स्ट पॉसिबल है, उसका नाम क्या हो जाएगा? थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। समझ पा रहे हैं? एन का वैल्यू 3 रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू 2l/3 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा, मतलब यहां से निकल ही जाएगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ 3 रखेंगे, सब कुछ 3 कर दो। चलिए करिए, आप लोग साथ में करिए, मैं भी कर रहा हूं आपके साथ। तो नाम पहले बदल गया, इसका नाम हो गया थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन। एन का वैल्यू 3 डाल दिए, तो एन की वैल्यू जब 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2l/3। एन का वैल्यू 3 डाल दो। अब अगर आपको एल निकालना ही है, इस केस में अगर एल निकालना ही है तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू, ये चल जाएगा 3 लैम्डा, 3 टाइम्स λ/2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डालना है, फिर से एन का वैल्यू 3 डालेंगे, फिर एन की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे 3, है ना? ठीक है, ऐसा तो कुछ इस बार बनेगा नहीं, कैंसिल वैंसिल तो कुछ होगा नहीं। हाँ, इसको ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि अब हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको लिख देंगे 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें कितना लूप बनेगा, कितना डायग्राम? तो आओ देखते हैं डायग्राम को। एक बात बताओ, एक लूप का लेंथ कितना होता है जी? λ/2। यहाँ कितना है? 3 λ/2, यानी कि 3 लूप बनने वाला है। इस बार 3 लूप बनेगा। ये बन गया। ये पूरा जो लेंथ है L, इसका वैल्यू हो गया 3 टाइम्स λ/2। कैसे? यहां से यहां तक एक है λ/2, यहां से यहां तक एक हो गया λ/2, और यहां से यहां तक एक हो गया λ/2। ठीक, तो देखिए जितने नंबर का हार्मोनिक उतना लूप, समझ पा रहे ना? और यहाँ पर उतना आ जाता है, 3 आ जाता है, 2 है तो 2 आ गया, और यहाँ पे भी उतना आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। मान लो जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, कितना भी हार्मोनिक हो सकता है, तो एक जनरल हम लोग ले लेते हैं। मान लो पीथ हार्मोनिक है, पीथ हार्मोनिक। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ लूप कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ लूप भी हो जाएगा P। जितना हार्मोनिक था उतना लूप था। ठीक है, अगर लैम्डा निकालना वेवलेंथ, तो हमारा 2l/P डाल दो, और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो n की जगह P डाल दो, P/2l √T/μ। ठीक है, ये हो सकता है। कई बार पूछता है कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर देगी। तो आइए किस पे डिपेंड करेगा, इसके लिए इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू P है नंबर ऑफ लूप बाय 2l √T, T टेंशन या फोर्स, और म्यू क्या है जी? मास पर यूनिट लेंथ। समझ पा रहे? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। और एरिया को क्या लिख सकते हैं? πr² इंटू लेंथ। ठीक है ना? कोई भी स्ट्रिंग का एरिया कैसा होगा? सर्कुलर एरिया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो अभी आपका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनकर आया, P/2l √T/ρ इंटू πr²। यानी कोई पूछे हमारा फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड ऑन P, मतलब नंबर ऑफ लूप,
यानी जितना ज्यादा लूप होगा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा, उतना टाइम्स हार्मोनिक हो गया। कोई बोले फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, स्ट्रिंग का जितना ज्यादा लंबा स्ट्रिंग होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। ठीक, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी। टी है फोर्स जो उसको टेंशन, उसमें फोर्स क्रिएट कर रहा है ना। अच्छा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी, और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट नहीं, देखो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समझ पा रहे रूट के, तो सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान समझिए। देखो जितना मोटा स्ट्रिंग होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उतना कम। ज्यादा मोटा स्ट्रिंग जो रस्सी है, बहुत मोटा केबल है, उसका वाइब्रेशन बहुत कम होगा, और पतला सा स्ट्रिंग में देखोगे तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए गिटार में या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो वायर होता है यानी कि थ्रेड होता है, बहुत ही फाइन थ्रेड होता है। बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसको उल्टा ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एरिया। पाई आर स्क्वायर कुछ भी नहीं है, एरिया है। क्लियर है? तो ये 4-5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसमें से लेंथ वाला आपसे पूछा जा चुका है, डेंसिटी वाला पूछा जा चुका है, इस पे पूछा जा चुका है, 3 पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग वेव कंप्लीट हुआ। ये भी आप लिख लें, इसी के बगल में रेडियस के बगल में फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर रूट एरिया, क्योंकि ये जो पाई आर स्क्वायर है यही क्या है, एरिया है। ठीक, जितना मोटा स्ट्रिंग होगा, जितना थिकर होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। ओके, अब देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल में एक स्पेशल पैटर्न होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बहुत सारा क्वेश्चन तो जनरली सॉल्व होगा, 2 स्पेशल है। एक क्वेश्चन आता है सोनोमीटर में, आप लोग 11th में होंगे, हालांकि कोई स्कूल वाला करवाता नहीं क्योंकि सोनोमीटर हमेशा खराब ही हो जाता है। तो आपके स्कूल में एक सोनोमीटर डिवाइस होगा, उसमें एक्सपेरिमेंट करना था और थ्रेड का यही फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो फॉर्मूले से एक बार और एक बार एक्सपेरिमेंट से निकाल कर हमें चेक करना होता था सेम आया या नहीं आया। तो एक सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, कोई थ्योरी नहीं है, पर न्यूमेरिकल में वर्ड यूज रहेगा सोनोमीटर, तो उसका मतलब समझना है। और एक क्या होता है, ये टेंशन थोड़ा चेंज होता है, कैसे, बहुत ध्यान समझिए। देखो ये हो गया ना हम सभी का, आगे बढ़े ना। ओके, जब टेंशन को बहुत ध्यान से समझिए, आपका कई क्वेश्चन आएगा। अब ना सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल बनाते समय आपको जो नॉलेज चाहिए, जैसा आपको बोलेगा कि एक थ्रेड है, ठीक, इसमें किसी m मास को हैंग किए हुए हैं, ठीक। अब यहां पे हम डिस्टर्ब किए, मान लो इसका इसमें कुछ वेव ऐसा जा रहा है, मान लो एक स्ट्रिंग है, मान लो ये स्ट्रिंग है हमारा, ये स्ट्रिंग है। अब नीचे से कोई मास हैंग कर दिया, एकदम टाइट हो गया। अब यहाँ पे डिस्टर्ब करोगे तो वेव जाएगा ना ऊपर तक, देखो ऐसा वेव गया ना ऊपर। तो ये वेव का वेलोसिटी वगैरह निकालना है, तो आपका फॉर्मूला तो वही होगा। क्या फॉर्मूला होगा, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। म्यू तो आप निकाल लोगे इस स्ट्रिंग का मास स्ट्रिंग का लेंथ को डिवाइड करके। टेंशन कितना लेंगे यहाँ पे, तो आंसर देखो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यही m नीचे लगेगा mg, और इसी को काउंटर कौन करेगा, इसका टेंशन। समझ पा रहे हैं? क्योंकि टेंशन का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, याद करो, टेंशन तो पूरा एक टॉपिक ही पढ़े हम लोग। तो यहां पर T का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल mg। ये m मास ऑफ थ्रेड नहीं है, मास है हैंग मास, है ना। ये m क्या है, m है हैंग मास, जो इसमें मास हैंग किए हैं। तो कई जगह टेंशन अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये तरीका है। अच्छा, इसी में क्वेश्चन रहेगा, बहुत ध्यान समझो। इनफैक्ट क्वेश्चन आया भी, आपसे बोलेगा भाई ऐसा है, ये m मास है,
अब ना हम इसको इसको पानी के अंदर डुबा दिए, किसी लिक्विड के अंदर डुबा दिए, कोई एक लिक्विड के अंदर रख दिए। अब सिर्फ हम ना टेंशन पे डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन निकालने का। क्या बताओ इस केस में भी T इक्वल टू mg लिखना सही होगा या चेंज हो जाएगा? मान लो इसमें जितना टेंशन है, इसमें जितना टेंशन है अभी, अगर इसको पानी के अंदर ले जाए तो टेंशन बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा? घटेगा, कम होगा। पानी एक सपोर्ट करेगा नीचे, समझ पा रहे हैं? उसी को बोलते हैं बायंसी फोर्स। होगा क्या एक्चुअल में, देखो एफबीडी समझो इसका, एक नीचे तो ये mg लगेगा ही लगेगा, यहां पे एक टेंशन तो लगेगा, पर साथ में एक और फोर्स आ जाएगा, कौन सा? बायंसी फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यहां का इक्वेशन बन जाएगा T प्लस बायंसी फोर्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल mg, तो T इक्वल टू कैपिटल mg माइनस बायंसी फोर्स। देखो बायंसी फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बायंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है रो Vg। क्या फॉर्मूला होता है? रो Vg, रो Vg, ठीक है, जिसमें रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। समझ पा रहे हैं? और G ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड और V है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वाटर डिस्प्लेस और लिक्विड डिस्प्लेस्ड। याद करो फ्लूइड में हम लोग पढ़े थे, देखो जितनी वॉल्यूम का लिक्विड हटा बस उतना ही वॉल्यूम लेंगे, पूरा वॉल्यूम नहीं लेंगे। मानो एक नदी के अंदर कोई चीज डूब रहा है, पूरा नदी का वॉल्यूम थोड़े लोगे, जितना सॉलिड जितनी जगह डूबा है उतना वॉल्यूम लेंगे। इसलिए जो सॉलिड होता है, जो अंदर मर्ज कर रहा होता है, उसका वॉल्यूम लेते हैं, या उतनी दूर का लिक्विड का वॉल्यूम, बात एक ही है, ठीक है। तो इस केस में हमारा टेंशन ये हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में आया है, बोल रहा है कि रेशियो निकालिए फ्रीक्वेंसी का जब एयर में है और जब लिक्विड के अंदर है। तो कुछ भी नहीं, बस टेंशन ही बदलेगा, एक बार mg हो जाएगा, एक बार रो Vg हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। कोई आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं पूछने वाला, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वर्ड यूज होगा सोनोमीटर, तो वो कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए सोनोमीटर में हो क्या रहा होता है। हेडिंग बना दीजिए, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। हेडिंग बना दीजिए, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। बढ़े, आगे बढ़े, लिखिए एम, इसका काम क्या है या यूज क्या है? यूज या एम, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ a string, to find frequency of a string, find frequency of a string, a string, ठीक है। प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल लिखिए, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इसका प्रिंसिपल होता है रेजोनेंस या कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब यहीं पे एक वर्ड आता है रेजोनेंस, इसका मतलब भी समझ जाइए, एक वर्ड आ गया रेजोनेंस, ठीक है। अब से कोई डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछने वाला है। रेजोनेंस वर्ड का क्या मतलब होता है? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है कोटा में, रेजोनेंस नाम सुने? रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है मैच करना। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? मैच करना। पर किसी भी चीज के मैच को रेजोनेंस नहीं बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के मैचिंग को रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस का मतलब सीधा होता है सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। यानी जब भी किसी दो चीज का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है तो बोलते हैं वो रेजोनेट कर रहा है, एक दूसरे से रेजोनेंस हो रहा है उसका। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
रेजोनेंस वर्ड का मतलब समझ पा रहे हैं? आपको कोई डिफिनेशन नहीं लिखना है 11th में जो याद किए 2 लाइन का डिफिनेशन, आपको कीवर्ड समझना है कहीं पे भी। रेजोनेंस होने का मतलब क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी होना। मेरा फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो हम बोलेंगे हम और आप रेजोनेट कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? आपकी फ्रीक्वेंसी पंखे की फ्रीक्वेंसी से सेम हो गया तो बोलेंगे आप पंखे से रेजोनेट किए। तो किसी दो चीजों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाना कहलाता है रेजोनेंस। अब फ्रीक्वेंसी सेम होने से होता क्या है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो सेम फ्रीक्वेंसी होने से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अब इसका कई एग्जांपल छोटे क्लास में पढ़े हैं हम लोग। क्या? जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि जब आर्मी वाले मार्च करते हैं तो जब लकड़ी के पुल पर वो लोग जा रहे होते हैं तो मार्च नहीं करते हैं, मतलब एक साथ वो आगे नहीं बढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? क्यों? मार्च मतलब उनका क्या होता है? पैर जो होता है एक ना फ्रीक्वेंसी से चलता है, सब एक बार लेफ्ट ऊपर करेंगे एक बार राइट करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर्मी वाले का जब मार्च होता है तो उनका एक फ्रीक्वेंसी होता है। मान लो कोई पुल है, कोई ब्रिज है, ठीक है, मान लो कोई ब्रिज है, लकड़ी का ब्रिज है, ऑफ कोर्स वो कंक्रीट नहीं है, आरसीसी नहीं है तो उतनी मजबूत नहीं होगा। खास करके हैंगिंग ब्रिज टाइप का मान लो कुछ है, या ऐसा लकड़ी का पुल है, या कमजोर पुराना ओल्ड मान लो ये कंक्रीट का ब्रिज ही है। तो हर चीज का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। ये दीवार है, इसका भी अपना एक फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स भी एक वाइब्रेशन है। ये ग्लास है, इसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी। दुनिया में हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो मान लो इसकी कुछ एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीज। अब जब आर्मी मैन इस पे चल रहा है, आर्मी मैन जब इस पे चल रहा है, बहुत सारा आर्मी मैन इस पे चल रहा है और सब एक साथ पैर ऊपर नीचे करने लगा, मतलब सबका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? सेम। समझ पा रहे हैं? अब इतने लोगों का फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी अगर मिल गया, जरूरी नहीं मिलेगा, पर अगर मिल गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज अगर दोनों सेम हो गया तो उस समय हम बोलेंगे रेजोनेंस हो गया। और रेजोनेंस होने के बाद एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने से नुकसान क्या होगा? ध्यान समझो। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ब्रिज है ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब आपको आंखों से उतना समझ नहीं आ रहा। आप उस पर जाओगे तो आपको कई बार महसूस होगा, जब लंबी ब्रिज में जाएंगे थोड़ा ऊपर नीचे होता है ब्रिज, ठीक है। तो ये ब्रिज एक्चुअल में नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये ऐसा नीचे हो रहा है, और इसी को बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, इसी को बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड। समझ पा रहे हैं? तो ये नीचे जा रहा है फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, ये इसकी इलास्टिसिटी है। अब मान लो अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, इतना ज्यादा नीचे आ गया कि फिर वापस ही नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे? तो टूट जाएगा ब्रिज। क्या मेरी बात समझ पा रहे? इसलिए पुरानी ब्रिज देखोगे धीरे धीरे ऐसा कर्व हो जाता है, उसका टूट ही जाता है। समझ पा रहे? इसीलिए इसको रोका जाता है। इसके साथ ये भी बोला जाता है, एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या प्लेबैक सिंगर या कोई सिंगिंग करके रूम का ग्लास तोड़ सकता है? गाना गाने से क्या ग्लास टूट सकता है? आंसर यस है ना। कई बार अगर वो उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी और ये ग्लास जो है, चूंकि ग्लास कमजोर होता है, मानो दीवार से भी हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो सकता है, हम और दीवार रेजोनेट कर सकते हैं, पर दीवार नहीं टूटेगा क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग है, पर ग्लास उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपका जो गाना गा रहे हैं, आपकी जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी और ग्लास की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गया तो ग्लास का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फिर से वही बात है, इतना आगे जाएगा कि वापस ही नहीं आ पाए, टूट जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी रेजोनेट वर्ड आए तो ये दो बातें याद रखेंगे। रेजोनेट का मतलब हुआ सेम फ्रीक्वेंसी होना, और सेम फ्रीक्वेंसी होने पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने से एनर्जी इंटेंसिटी हमें याद है ना, आई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर, ये मैक्सिमम हुआ तो इसका स्क्वायर के बराबर इतना एनर्जी हो जाएगा। इंटेंसिटी एक तरीके का एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसको नोट कर लीजिए और ये याद रखना है, सोनोमीटर जैसे ही बोलेगा आपके दिमाग में आना चाहिए वहां पर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है मतलब दो चीजों का फ्रीक्वेंसी सेम हो रहा है। अब कौन सा दो चीज का फ्रीक्वेंसी सेम होता है वो अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। पहले इतनी बातें नोट कर लीजिए कि रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस का मतलब क्या है?
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे लिख लो इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसका मतलब हो गया इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। डिवाइस कुछ कुछ याद है 11th में स्कूल में, ऐसा लकड़ी का एक बॉक्स होगा, 2 होल रहा होगा उसमें, है ना, फिर उसके नीचे मास लटकाते होंगे, कुछ सोनोमीटर डिवाइस एक था आपकी लैब में। तो देखो ऐसा करके एक बॉक्स होता है, ठीक है, यही है सोनोमीटर, सोनोमीटर ऐसा बॉक्स होता है, इसमें एक यहाँ मीटर स्केल लगा रहता है इसलिए मीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा होल जैसा रहता है, वो सबसे कोई मतलब नहीं, मतलब है यहाँ से आपको यहाँ पर ना एक वायर रहता है, यही वायर का फ्रीक्वेंसी आपको मेजर करना है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे एक पुल्ली जैसा आप देखोगे ऐसा लगा रहेगा और यहाँ से हैंगिंग रहता है, इसको टेंशन देने के लिए यहाँ पर हम लोग कुछ मास हैंग कर देते हैं, ऐसा कुछ मास वगैरह हैंग कर देंगे। अब यही मास से इसमें टेंशन आ जाएगा, जितना नीचे लगेगा mg, यही mg से यहाँ आ जाएगा t, तो t का वैल्यू यहाँ हो जाएगा mg। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? और ये जो स्ट्रिंग है इसी का फ्रीक्वेंसी आपको मेजर करना है। तो अब रेजोनेंस दो फ्रीक्वेंसी का सेम होना, किसका किसका सेम होना, तो एक ये स्ट्रिंग का या वायर बोल दो, सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर, ठीक है। और एक ना हमारे पास फॉक होता है, आपको याद होगा लैब में आपके पास ऐसा बहुत सारा फॉक हुआ, टर्निंग फॉक बोलते हैं ऐसा, ठीक है, यू शेप का रहता है, उसको एक पैड पे मारते हैं वो वाइब्रेट करता है, समझ पा रहे हैं। और ये फॉक में यहाँ पे लिखा रहता है कितने का फ्रीक्वेंसी का, जैसे ये 220 हर्ट्ज का है मान लो, 320 हर्ट्ज का है, ठीक है। तो ऐसा ना ट्यूनिंग फॉक रहता है, बहुत सारा फॉक रहता है अलग अलग, छोटा साइज से लेकर बड़ा साइज तक, है ना, इसकी थिकनेस अलग अलग रहता है, उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये फॉक लिए थे, ये फॉक में हमेशा फ्रीक्वेंसी कितना निकलेगा, 220 हर्ट्ज, समझ पा रहे हैं। तो इसको लेकर आए और इसके पास में लेकर आ गए, ठीक है, मान लो यहाँ पर लेकर आ गए। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो सोनोमीटर वायर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस होगा तो इसकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, समझ पा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चले कि इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, आंख से देखकर कैसे पता चलेगा, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम इसके ऊपर ना एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख देते हैं, एक छोटा सा राइडर उसको बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। अब अगर ये ज्यादा जोर से हिलेगा तो कागज का टुकड़ा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये जैसे सोनोमीटर वायर है यहाँ से यहाँ तक, अब ये धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम है या एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये हम कैसे मेजर करेंगे नेकेड आई से, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख देते हैं, इस तरीके का एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है, उसको आप लोग किए होंगे 11th में तो याद होगा, ऐसा रख देते हैं, है ना। अब क्या होगा, अगर ये ज्यादा तेज वाइब्रेट करेगा तो गिर जाएगा नीचे, तो जैसे ही गिरता है हम समझ जाते हैं, तो अलग अलग फॉक लेते हैं, अलग अलग फॉक, और जिस फॉक से ये गिर जाता है हम बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी इस फॉक के बराबर है, क्योंकि उसके साथ रेजोनेट हुआ है। और इस फॉक का फ्रीक्वेंसी पता होता है, हमें पता चल जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्या पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया? जैसे मान लो 220 का यहाँ ले गए, ये नहीं गिरा, मतलब ये 220 के फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, 320 ले गए, ये गिर गया, इसका मतलब ये वायर का भी फ्रीक्वेंसी कितना है, 320, तभी तो इसके साथ रेजोनेट किया, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से होता है, इसमें जो रेजोनेंस होता है सोनोमीटर में किसका किसका होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉक, समझ पा रहे हैं, यही दोनों रेजोनेट करता है, सोनोमीटर का वायर या स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी और जो हमारा ट्यूनिंग फॉक होता है उसका फ्रीक्वेंसी, दोनों जब सेम हो जाता है तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। याद करो, आप लोग यही करते हो कि अलग अलग ले जाते हो, इस पे रख देते थे। चलिए, तो क्या सोनोमीटर आपको क्लियर हुआ? आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, a string of length 50 centimeter, a string of length 50 centimeter, a string of length 50 centimeter vibrate with frequency 800 hertz, vibrate with frequency 800 hertz
find necessary length of a string. Find necessary length of a string to vibrate 1000 hertz. To vibrate at 1000 hertz. To vibrate at 1000 hertz. तो बोला है कि स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई जब 50 सेंटीमीटर रखते हैं तो 800 हर्ट्ज से वाइब्रेट करता है। तो अगर मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए 1000 हर्ट्ज तो उसकी लेंथ को हमें कितना रखना पड़ेगा? ये सोचो, लेंथ बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? सोचिए, फ्रीक्वेंसी और लेंथ में कैसा रिलेशन है, कुछ याद है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, कुछ याद आया? तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो लेंथ कम करना है। समझ पा रहे हैं? मजे की बात है, जिस साल आया तो ऑप्शन में एक ही छोटा वैल्यू था, हमारा लेंथ का वैल्यू अब तो समझ में आ रहा है 50 से कम होगा। पर चलो एक्चुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो हमें पता है, यहाँ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं F1/F2 इक्वल टू L2/L1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मान लो पहला फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 800, दूसरा फ्रीक्वेंसी आपको बोला है 1000 का चाहिए, 1000 का लेंथ नहीं मालूम है, इसका लेंथ मालूम है 50। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 जीरो तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया 40 इक्वल टू एल, तो एल का वैल्यू 40 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिए, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 114 centimeter is to be divided in three parts, whose frequency are in the ratio of 1:3:4। रिपीट कर दे रहे हैं, अ सोनोमीटर वायर of length 114 centimeter is to be divided in three parts whose frequency are in the ratio of 1:3:4। Full stop. Find the length of each part. Find the length of each part. Find the length of each part. ये जो एक लेंथ है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये बोला L1, L2 और L3 का वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, टोटल L का वैल्यू दिया हुआ है 114 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, प्योर मैथ है। देखिए पूरा लेंथ दिया हुआ है और 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर एक पार्ट का लेंथ पूछ रहा है आपसे। अगर मैं तीनों का रेशियो दे दूं तो आप बता पाएंगे? मान लो मैं बता देता कि पूरा लेंथ 114 है और L1:L2:L3 का वैल्यू कुछ भी है 431, कुछ भी ऐसा है, तो क्या आप L1 का वैल्यू बता सकते थे? बता सकते हैं ना? तो अब खरी आपको सिर्फ इतना चाहिए कि इसका रेशियो चाहिए। रेशियो कैसे निकालेंगे? तो लेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लेंथ का। समझ पा रहे हैं? जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है लेंथ का रेशियो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा का मतलब ये मत कर देना 431, उल्टा का मतलब क्या? 1 बाय हो जाएगा 1/1 1 ही हो जाएगा, 1/3 1/4। अच्छा, जब भी ऐसा हो कुछ
इसको अगर लीनियर में रखना है, फ्रैक्शन को एक लीनियर में रखना है, क्या करेंगे? कुछ ऐसी चीज से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब तीनों के एलसीएम से। तो तीनों का एलसीएम कितना है जी? 12। समझ पा रहे हैं? तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को 12। ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ये हो जाएगा 12 रेज टू 4 रेज टू 3। समझ पा रहे हैं? ये मिल गया आपका L1, L2 और L3 का रेशियो। अब इसके बाद देखो, प्योर मैथ है, ये हर जगह जरूरत पड़ता है कई बार। ये रेशियो मालूम है, ये टोटल लेंथ मालूम है, एक का निकाल सकते हैं। अगर मानो L1 मुझे निकालना है, कितना होगा L1? ध्यान समझो कैसे निकालते हैं, ध्यान समझो। ये जो रेशियो है, ये मिलाकर तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 19। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो L1 है 12, पर कितने में? 19 में। इट इज ए 12 आउट ऑफ 19, बट हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए? आउट ऑफ 114। तो इसको 114 से मल्टीप्लाई करें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम इसी तरीके से मान लो L2 आपको निकालना है। L2 कितना है? 4, पर आउट ऑफ कितना? 19, पर मुझे चाहिए आउट ऑफ 114। Similarly, L3 is 3 out of 19, but we know we have 114. बस फिर से तीनों को जोड़ेंगे, देखेंगे 114 आ जाएगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, a fundamental frequency of sonometer wire is n, is small n. Fundamental frequency of sonometer wire is small n, full stop, if its length, tension and diameter, if its length, tension and diameter are tripled, 3 times कर दिया गया, are tripled, then frequency will be, बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल एन है तो अगर सब कुछ 3 टाइम्स कर दिया गया तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? मतलब स्मॉल एन ही रहेगा, स्मॉल एन का डबल हो जाएगा, स्मॉल एन का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? निकालिए। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला में सबकी वैल्यू 3 टाइम्स कर दो, जो 3 टाइम्स हो रहा है। देखो एक बात समझ में आ रहा है ना, अभी डायमीटर है तो अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रेडियस वाला। कुछ याद आया? अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो n का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 1/2L अंडर रूट T बाय क्या था? डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। यही था ना, यही फॉर्मूला था जी। अब देखिए, अच्छा ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू बोला है स्मॉल एन। अब बोला है इफ लेंथ इज 3 टाइम्स, यानी L को 3L कर दिया गया, टेंशन को भी 3 टाइम्स कर दिया गया, लीजिए 3T कर दिया गया, और डायमीटर को 3 डायमीटर किया गया। अच्छा, डायमीटर का 3 टाइम्स करने से रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं? 2R, ये लिखेंगे ना, ये जाएगा 3 टाइम्स 2R, 6 टाइम्स हो जाएगा रेडियस। नहीं तो एक काम ऐसा भी करो, बहुत ध्यान समझिए, अब इस चक्कर में मत पड़िए, इस चक्कर में मिस्टेक हो जाएगा। अब ना इसको डायमीटर में ही बदल दो, R को हम कभी भी क्या लिख सकते हैं? D/2, है ना, बस झंझट ही खत्म हो जाएगा। आइए, तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो हमारा होगा ये हो जाएगा, पहले लिख दिए 1/2L अंडर रूट T बाय रो इंटू पाई और D/2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिए हम लोग, ठीक है।
अब सबको 3 टाइम्स लगाते चले जाइए। तो 1/2 और L की जगह लिख दिया 3L, अंडर रूट टेंशन की जगह लिख दिया 3T, रो तो डेंसिटी नहीं बदला है, पाई नहीं बदला है, और डायमीटर की जगह लिख दिया 3D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1/3, पर एक बात देखो, ये 3 का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो नीचे एक और 3 आ जाएगा, इंटू 1/2L, ये रहने दिए, अंडर रूट, ऊपर तो 3T है और नीचे है रो पाई, और 3 का बाहर निकल ही गया तो बचा D/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये 3 को भी बाहर निकाल दो तो हो गया √3/9 इंटू 1/2L अंडर रूट T/रो पाई D/2 का होल स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो, ये पूरा हमारा पुराना फ्रीक्वेंसी है जिसको स्मॉल n बोलते हैं, तो आ गया √3/9 टाइम्स स्मॉल n। इसको और सॉल्व कर सकते हैं 3√3 के फॉर्म में, समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ा और चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 × n, ये कैंसिल होकर बना देगा √3, तो ये लिख सकते हैं 1/3√3 टाइम्स n, ये है अपना ऑप्शन।